अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस हुकूमत में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। केटीआर के चीफ मिनिस्टर पर सख्त तनकीद। मैं धमकियों से हरगिज खौफजदा नहीं होगा। रेवंत रेड्डी की जाबिराना हुकूमत के खिलाफ जदोजहद के आज़म का इरादा। हरीश राव ने चेरलापल्ली जेल में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से की मुलाकात। बीआरएस लीडर को पार्टी की हिमायत का दिलाया यकीन। राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली में वाक़ मीना हॉस्पिटल का एक माह तवील फ्री मेडिकल कैंप, आवाम से इस्तीफादे की अपील। अदल व क़िस्त के मरकजी उन्वान के तहत जमात इस्लामी हिंद का कुल हिंद इज्तिमार कान का एहतमाम। से रोज़ा इज्तिमा वादी हुदा ग्राउंड पहाड़ी शरीफ में होगा मुनक़्क़द। एपी हुकूमत ड्रोन तैनात करके गांजे की काश्त के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। ड्रोन के जरिए अहदेदारों ने पहले ही जिले अनाकापल्ली में 3 एकड़ अराजी पर पहले गांजे की काश्त को कर दिया है तबाह। 14 नवंबर मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को पेश किया खिराज अकीदत। इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट ने दी जमानत, सजा पर पाबंदी से किया इनकार। असेंबली की रुकनियत नहीं की जाएगी बहाल। और हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 6 इजरायली फौजी हलाक। इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में इसके 6 फौजी मारे जाने का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी के ख्यास आराइयों के दरमियान कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने की जुर्रत करे। केटीआर ने ऐलान किया है कि वो ऐसी धमकियों से हरगिज खौफजदा नहीं होंगे। अगर जरूरी है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, मेरा सर बुलंद रहेगा और मैं जेल में जाऊंगा। केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मैं तेलंगाना के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा, बे आवाज़ों की आवाज़ बनूंगा। एक सहाफती एलामिया में रामाराव ने मुबैना साजिशों और निस्फ शब को गिरफ्तारियां बिलखुसूस कबायली इलाकों में किसानों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों के जायज़ एहतजाज को साजिश करार दे रहे हैं, जबकि किसान अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें रेवंत रेड्डी के दामाद से वाबस्ता एक फार्मा कंपनी के खिलाफ भी एहतजाज शामिल हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी के माजी का हवाला देते हुए कहा है कि एक ऐसा शख्स जो कि 50 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसकी तरफ से हर चीज़ एक साजिश ही महसूस होती है। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आपके दामाद की फार्मा कंपनी के खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं, आप साजिश करार दे रहे हैं। किसान आपके भाई की धमकियों के खिलाफ खड़े हैं और आप साजिश करार दे रहे हैं। 2 अफराद फोन पर बात कर रहे हैं और आप साजिश करार दे रहे हैं। यहाँ तक कि जदोजहद से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्टों को भी आप साजिश कह रहे हैं। कबायली किसानों की काबिल रहम हालत की तरफ इशारा करते हुए कारगुजार सदर बीआरएस ने किसानों के मसाइल की अदम एकसुई पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। केटीआर ने कहा कि आपके अहदे पर बुराजमान होने के बाद 9 महीने के तवील इंतजार, धमकियों का सामना करने और निस्फ शब के धावों को बर्दाश्त करने के बाद अगर किसान बगावत करते हैं तो इसे एक साजिश का नाम दिया जा रहा है। रामाराव ने गरीब किसान खानदानों की मुबैना तौर पर गैर मजाज गिरफ्तारियों और तशद्दुद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत के जाबिराना और गैर जमहूरी तरीक़ेकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के आज़म का इजहार किया। केटीआर ने किसानों की हिमायत के लिए बीआरएस के अहद का इयादा किया और हुकूमत को इसकी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाने का अज़्म किया। మా ఇంకా మీరు ఎవరైనా మాట్లాడతారా, ఎవరైనా చెప్తారా? అమ్మకి మైక్ మాకు నేను ఎవరినైనా వెళ్ళాడు ఎవరిని నేను నాకు ఇది రాద్దామంటే మీరు అడిగినాడు మనం గొడవ ఎట్లయింది అనుకుంటే మాకు ఎక్కలేదమ్మా, నాకు ఎక్కలేకుండా నేను మేకలు అక్కడ ఉంటాను.
చచ్చిపోతామని తల్లి తండ్రి రావాలి ఎంపీ రావద్దా అనుకొని అనేది అమ్మ నువ్వు 2 ఎకరాల భూమి పోతుంది అది ఏం అడగలేదు సార్, ఏం అడగలేదు. ఏం అడగలేదు. ఎవరిని వేసుకపోయిన ఇప్పుడు 3 ఎకరాలు పోతుందా? అని మీ భర్తను తీసుకుపోయినా కొడుకున్నా మన్మని తీసుకుపోయినా? చచ్చిపోయినాడు, అయ్యో పోయినాడు. కొడుకు బతకడానికి పోయింది, ఇప్పుడు నీ మన్మని తీసుకుపోయినారా? ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు? పరిగి జైల్లో ఉన్నాడా? తెలియదు. ఇక్కడ తొలగొచ్చి మీకు చూపెడతాము, మీ ఆయనలకు మీ పిల్లలకు మీకు చూపెడతామని తొలగొచ్చింది సార్. అది మాకు చూపెట్టాలి సార్, మాకు ఇడిపియాలి. ఇప్పుడు మేము దొంగతనం చేయలేము, మా భూమి సార్కి మేము కొట్లాడినాం చేసినాం, కానీ ఇట్లా అవుతుందని మాకు తెలియదు సార్. ఇట్లా రాత్రిపూట వచ్చి మీకు ఇట్లా దాడి చేసి ఇట్లా పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మా ఇంట్లో జోరి ఇట్లా కొట్టి మాకు తీసుకొస్తారని మాకు తెలియదు సార్. మాకు మా భూమి పోతుంది, మా ఇల్లు పోతుందని మేము ఇట్లా కొట్లాడుతున్నాం, కానీ ఇట్లా పరిస్థితి వస్తుందని మేము చూడలేము. మేము రాత్రికి దండలో కూడా పడుకుంటాం అని ఇట్లా అడవి పొట్టిగా తిరుగుతున్నాము, అడవిలో పడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ చలికాలంలో మేము ఇంత పువ్వులు పడుతున్నాం మేము. సారీ అమ్మ, మనం ఏదో చెప్తాను. అనంతమ్మ 15 లక్షలు ఉంటుంది, అది కూడా తెలియదా? ఏం తెలియదు. మీ దగ్గర గుంజుకోనికే చూస్తున్నారు ల్యాండ్, అందుకే మీరు పోయి లొలిపెట్టారు. లాసీలు ఫోన్ చేసిండ్రు, లాసీలు ఫోన్ చేసి మీటింగ్ ఉంది దాంటే పోయిండు. ఇక పోయినంత మాత్రంలో మళ్ళీ అందులో ఉన్నాడో లేడో తెలియదు సార్. మా పిల్లలకు లాభం ఏందో తెలియదు, కనీసం ఒక ప్రయత్నం కూడా ప్రభుత్వం 9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతుంటే వాళ్ళే చెప్పినారు. ఇప్పుడు మీరు విన్నారు 8-9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతున్నాం, ఒక ప్రయత్నం కూడా చేయలే. మంచిగా ఉంటాము, ధర్నాలే వేస్తున్నారు కానీ ఎట్లా అనుకొని చెప్పరు. ధర్నాలు వేస్తే మేము బియ్యం అనుకొని కొట్లాలి. ఎలక్షన్ల తర్వాత సరిగ్గా నెల తర్వాత స్టార్ట్ అయింది పంచాయతీ, అంటే 10 నెలల నుంచి స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నాను పెద్ద మనిషి. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు, మా గిరిజన ఆడబిడ్డలందరికీ నేను ఒకటే మాటిస్తున్నా. మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చినారు, కేసీఆర్ సార్ తరఫున మీకు మాటిస్తున్నాం. మీ పిల్లలు, మీ భర్తలు, మీ ఇంటి వాళ్ళు, మీ మగపిల్లలు ఎవరైతున్నారో మీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేదాకా మీకు మొత్తం మేమే చూసుకుంటాం. తప్పకుండా మొత్తంగా మేమే అండగా నిలబడతాం. మీరు ఆ విషయంలో ఎవరు టెన్షన్ పడకండి. మొత్తం కోర్టుకు మేమే పోతాం, కొట్లాట మేమే కొట్లాడతాం. మన లాయర్లు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, తీసుకొస్తా. నీ మన్మని కూడా తీసుకొస్తా, టెన్షన్ పడకు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తంగా వాళ్ళందరూ ఆవేదన మీరు ఉన్నారు. దాదాపుగా మీరు ఇప్పుడు ఊరికి పోతే మమ్మల్ని ఊరికి పోనిస్తే మీడియాను మమ్మల్ని ఇదే ఆవేదన అక్కడ ఉండే ప్రతి ఆడబిడ్డ చెప్తుంది. లగిచెర్లలో, దుద్యాలలో, అకీంపేటలో ప్రతి చోట ఇదే ఆవేదన మీకు వినబడుతుంది. అర్థం పర్థం లేకుండా భూమి గుంజుకుంటాం. అర్థం పర్థం లేకుండా అక్క ఒక మాట అన్నది, జానెడు భూమి కోసం పంచాయతీలు అయితే జానెడు భూమి కోసం తలలు వల్ల కొట్టుకుంటాం. సరే పర్వాలేదు దగ్గర ఒక మాట అక్క, రత్నిబాయి దగ్గర మైక్ తీసుకో. ఒక మాట మీడియా మిత్రులందరికీ ఒక ప్రార్థన. 8 మంది మహిళలు లగిచెర్ల, అదేవిధంగా పక్కనే ఉండే తాండాల్లో ఉండే గిరిజన మహిళలు 5 తాండాలు, 5 తాండాలకు సంబంధించిన మహిళలు వాళ్ళందరూ కూడా మీరు వాళ్ళ మాటలు మీరే విన్నారు. నేను ఇవాళ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారిని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిని, అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్న మంత్రులను ఒకటే అడుగుతున్నాను. వీళ్ళలో ఏ ఒక్కరన్నా మేము తయారు చేస్తే, మేము రెచ్చగొడితే, మేము పైసలు ఇచ్చి కొట్లాడమంటే కొట్లాడటం లెక్క కళ్ళబడుతురా? దయచేసి ఒక్కసారి కళ్ళు సరిగ్గా పెట్టి చూడాలని కోరుతున్నాం. వాళ్ళ ఆవేదన మీరు విన్నారు. జ్యోతి అనే అమ్మాయి చెప్పిన మాటలు మీరు విన్నారు. సోనాబాయి చెప్పిన మాట విన్నారు. హాస్పిటల్కి తీసుకోవాలి కూడా నాకు ఎవ్వరు లేరు అన్న, ఎవ్వరు లేరు. హాస్పిటల్కి స్కానింగ్కి వెళ్ళాలి, రిపోర్ట్లు ఎంటర్ వేసుకొని తిరుగుతున్నా, నాకు వెనక ముందర ఎవ్వరు లేరు. మా హస్బెండ్ మేము చూసుకుంటాం, టెన్షన్ పడకు. నా ప్రార్థన మీడియాతోని, మరి ప్రభుత్వంలో ఉండే పెద్దలతోని ఇంత స్పష్టంగా, ఇంత డైరెక్ట్గా ఇవాళ చెప్తున్నారు. మాకు కనీసం నోటీస్ ఇవ్వలే, ఎవరు వచ్చి చెప్పలే, అసలు ఫార్మా పార్క్ ఎందుకు పెడుతున్నారో తెలియదు, దానివల్ల మాకు వచ్చేది ఏందో తెలియదు, మా పిల్లలకు లాభం ఏందో తెలియదు. కనీసం ఒక ప్రయత్నం కూడా ప్రభుత్వం 9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతుంటే వాళ్ళే చెప్పినారు. ఇప్పుడు మీరు విన్నారు 8-9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతున్నామని, ఒక్క ప్రయత్నం కూడా చేయలే. మంచిగా ఉంటాము,
ధర్నాలే వేస్తున్నారు కానీ ఎట్లా అనుకొని చెప్పరు. ధర్నాలు వేస్తేనే మేము బియ్యం అనుకొని కొట్లాడతాం. ఎలక్షన్ల తర్వాత సరిగ్గా నెల తర్వాత స్టార్ట్ అయింది పంచాయతీ. అంటే 10 నెలల నుంచి స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నాను పెద్ద మనిషి. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు, మా గిరిజన ఆడబిడ్డలందరికీ నేను ఒకటే మాటిస్తున్నా. మీరు ఇక్కడి దాకా వచ్చినారు, కేసీఆర్ సార్ తరఫున మీకు మాటిస్తున్నాం. మీ పిల్లలు, మీ భర్తలు, మీ ఇంటి వాళ్ళు, మీ మగపిల్లలు ఎవరైతున్నారో మీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేదాకా మీకు మొత్తం మేమే చూసుకుంటాం. తప్పకుండా మొత్తంగా మేమే అండగా నిలబడతాం. మీరు ఆ విషయంలో ఎవరు టెన్షన్ పడకండి. మొత్తం కోర్టుకు మేమే పోతాం, కొట్లాట మేమే కొట్లాడతాం. మన లాయర్లు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, తీసుకొస్తా. నీ మన్మని కూడా తీసుకొస్తా, టెన్షన్ పడకు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తంగా వాళ్ళందరూ ఆవేదన మీరు ఉన్నారు. దాదాపుగా మీరు ఇప్పుడు ఊరికి పోతే మమ్మల్ని ఊరికి పోనిస్తే మీడియాను మమ్మల్ని ఇదే ఆవేదన అక్కడ ఉండే ప్రతి ఆడబిడ్డ చెప్తుంది మీకు. లగిచెర్లలో, దుద్యాలలో, అకీంపేటలో ప్రతి చోట ఇదే ఆవేదన మీకు వినబడుతుంది. అర్థం పర్థం లేకుండా భూమి గుంజుకుంటాం, అర్థం పర్థం లేకుండా. ఇప్పుడు అక్క ఒక మాట అన్నది, జానెడు భూమి కోసం పంచాయతీలు అయితే జానెడు భూమి కోసం తలలు వల్ల కొట్టుకుంటాం, అట్లాంటిది మా ప్రాణం పైన భూమి ఏమనే మాట మాట్లాడింది. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, ఇవాళ ఇంతమంది ఆవేదనను రాజకీయ కుట్రగా చిత్రీకరించి, ఇంతమంది బాధను, ఇంతమంది ఆడబిడ్డల బాధను కేవలం దీనికి రాజకీయ రంగు పులిమి భూములు గుంజుకునే కుట్ర చేస్తున్నది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. దీన్ని ఖచ్చితంగా న్యాయ పోరాటం చేసైనా అడ్డుకుంటాం. ఈ విషయంలో నేను మా ఆడబిడ్డలకు ఇచ్చే మాట ఒకటే, మీకు తప్పకుండా మీ పిల్లల్ని, మీ వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకొచ్చేదాకా మీకు అన్ని రకాలుగా అండగా నిలబడతాం. పూర్తి స్థాయిలో మీకు మేము న్యాయం చేసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వంతో కొట్లాడి చేస్తాం. రెండవ మాట మీ అందరికీ చెప్పేది ఏమంటే, ఇప్పుడు నీకు జ్యోతి చెప్తున్నది, చేస్తా బిడ్డ తప్పకుండా చేస్తా. అమ్మాయి చెప్తున్నది, అన్న నేను ప్రెగ్నెంటు, చేస్తా. నేను నాకు ఒక్కడే మనవడు ఉన్నాడు. నాకు ఇట్లా కొట్టినారంట, ఏడుస్తున్నారు. మాకు ఫోన్ ఉండదన్నమాట, వాళ్ళంతా ఫోన్ ఉండదా, పోలీసులతో ఫోన్ ఉండదు సార్, కోచుకున్నారు అని మాకు. నా కొడుకు మనవాడు మొత్తం కొట్టుకుంటా అయితే ఇట్లా నడవ. ఏంటంటే మా వాళ్ళను పోలీసులు చిత్రహింసలు పెట్టినారు, 3rd డిగ్రీ టార్చర్ పెట్టినారు. వాళ్ళను పూర్తి స్థాయిలో అరిచేతులు, మోకాళ్ళు, కాళ్ళల్లో నడవలేని పరిస్థితుల్లో, మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లో అంత నీరసంగా తయారైనారని చెప్తున్నారు. నేను మీడియా వేదిక ద్వారా మానవ హక్కుల కమిషన్ కూడా కోరుతున్నా, జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్, రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ కూడా కోరుతున్నా. దయచేసి సుమోటోగా ఈ ఆడబిడ్డలు చెప్పిన వాళ్ళ మాటను మీరు కంప్లైంట్గా తీసుకోండి, వెంటనే విచారణ చేయండి. నేను గౌరవ మహబూబ్ నగర్ ఎంపీ గారిని కూడా కోరుతున్నా, డీకే అరుణ గారు, మీరు కూడా జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్కు మాతో పాటు రండి. మీ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న ఈ దుర్మార్గాన్ని కేంద్ర స్థాయిలో కూడా తప్పకుండా చెప్పండి అని చెప్పి కూడా వారిని కూడా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ప్రజా సంఘాలు, పౌర హక్కుల సంఘాలు, గిరిజన సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు, వారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాం. దయచేసి ఈ దురాఘాతాల మీద, రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న ఈ కిరాతకపు చర్యల మీద స్పందించండి. ఇది రాజకీయ రంగు పులిమి ఇంతమంది గొంతు కోసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తున్నది, వాళ్ళ భూములు లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అందరం కలిసి మరి ఈ దుర్మార్గపు ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఆడబిడ్డలతో ప్రత్యేకంగా లోపల మా లీగల్ టీంతో కూర్చోబెడతాం. వాళ్ళకి ఏ రకమైన వివరాలన్నీ తీసుకుని వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అన్నీ చేస్తాం. వాళ్ళకు తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా మా పార్టీ నుంచి ఆదుకొని వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేదాకా కూడా మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, జ్యోతికి డాక్టరు, వైద్య సేవలు కూడా తప్పకుండా మేమే దగ్గరుండి చూసుకుంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఇంత దూరం వచ్చినారు ఆడబిడ్డలు, మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం. తప్పకుండా మీ అందరికీ మేము అండగా ఉంటామని మళ్ళొక్కసారి తెలియజేస్తూ, మీరు లోపలికి రండి. లోపల కొద్దిసేపు కూర్చొని అక్కడ మీ వివరాలు మా లాయర్లన్నీ తీసుకుంటారు. తర్వాత మీ పిల్లల్ని ఎట్లా కోర్టుకు వెళ్తే వాళ్ళు అవన్నీ కూడా మేము చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. అదే లోపల లాయర్లు ఉన్నారమ్మా, వకీళ్ళు ఉన్నారు. ఆ కేసు గురించి మొత్తం డీటెయిల్ మాట్లాడి తీసుకుందాం. ఇంట్లో పక్క అర్రలో కూర్చుందాం. థ్యాంక్ యూ. లోపల కూర్చో, లోపల మాట్లాడు.
बीआरएस लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव ने जुमेरात को कोडंगल के साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से चिल्लापल्ली जेल में मुलाकात की। नरेंद्र रेड्डी, जिसे विकाराबाद कलेक्टर पर लगा चिरला हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, को बुध के रोज जेल में अदालती हिरासत में भेज दिया गया। हरीश राव ने उनसे मुलाकात की रस्मी इजाजत हासिल की और इसी के मुताबिक जेल के अमले की मौजूदगी में उन्हें नरेंद्र रेड्डी से मिलने की इजाजत दी गई। बीआरएस लीडर को पार्टी की हिमायत का यकीन दिलाते हुए उन्होंने उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। हरीश राव के साथ बीआरएस एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। फार्मा विलेज प्रोजेक्ट के लिए इलाके में अपनी ज़राई अराजी के मुजवज़ा हुसूल से नाराज देहातियों ने कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हमला कर दिया, जिससे सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने नरेंद्र रेड्डी को ये इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तार किया कि उन्होंने तशद्दुद पर उकसाया था। हरीश राव ने अपनी नाराजगी जताते हुए पूछा कि रियासत में जो भी बगावत करता है, क्या ये बीआरएस की साजिश है? अपोजिशन के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हों जो लड़ रहे हैं। ఇవాళ మీరు ప్రతిపక్షాల మీద అక్రమ కేసులు పెట్టచ్చు, కానీ ప్రజా తిరుగుబాటు నుంచి తప్పించుకోలేరు. ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఎవరు జరిగినా బీఆర్ఎస్ కుట్ర అంటాడు. మొన్నటిదాకా నిరుద్యోగ యువత అశోక్ నగర్ లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతా ఉంది, జీవో 29 రద్దు చేయండి అని చెప్పి అశోక్ నగర్ లో నిరుద్యోగ యువత రోడ్ల మీదకి వస్తే అది దాని వెనుక బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉందని రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రైతులు మా పత్తికి వరికి మద్దతు ధర రావడం లేదు, రైతు భరోసా రాలేదు, రైతులకు రుణమాఫీ కాలేదని రైతులు రోడ్ల మీదకి వస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల చేత ధర్నా చేయిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మా స్పెషల్ పోలీసులు, మాకు ఏక్ పోలీసింగ్ పద్ధతి కావాలి, మా సరెండర్ లీవులు మాకుండాలి, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని పోలీసులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తే దాని వెనుక బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుట్ర ఉందని రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతుంటారు. గురుకుల విద్యార్థులు तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अखाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार आदित्य ठाकरे की हिमायत में वर्ली हल्के में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, मल्लन देवरा को गद्दार करार देते हुए कहा है कि ये तीनों मिलकर मुंबई को गद्दारों का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को वजीर बनाया, मगर उसने उद्धव ठाकरे को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। शरद पवार ने अजीत पवार को वजीर बनाया, लेकिन उन्होंने अपने चचा की पीठ में खंजर घोंपा। राहुल गांधी ने मल्लन देवरा को मरकजी वजीर बनाया, ताहम उन्होंने राहुल गांधी को धोखा दिया और ये तमाम एक जगह हो गए। उन्होंने एक वोट के जरिए इन तीनों को शिकस्त देने की राय दहिंदों से अपील की। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया है कि वो आदित्य ठाकरे की कामयाबी को यकीनी बनाएं। रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई है कि महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी की हुकूमत बनने के बाद वो खुद महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। आदित्य ठाकरे वजीर बनेंगे और बोनस में काम करने के लिए वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी वो एक आवाज पर महाराष्ट्र के वर्ली में हाजिर होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि महाराष्ट्र बहादुरों की सरजमीन है, जिनके बारे में किताबों में पढ़ाया जाता था। मेरे को बहुत अच्छा लगा। इतना दूर आने के बाद मेरे को ये महसूस नहीं हुआ मैं दूसरे गांव में, दूसरे शहर में आए, क्योंकि यहाँ पर सब अपने भाई बहनों को देखने के बाद हमारे करीमनगर, निजामाबाद गए तो जितना अच्छा स्वागत करते उतना ही उससे ज्यादा अच्छा स्वागत किए आप लोग। और इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में आदित्य ठाकरे को, अपना छोटे भाई को जिताने के लिए आप लोग इधर सब शामिल हो गए। और दूसरी बात रहा वर्षा ताई अपने निजामाबाद के ससुराल, अपना ही बहू है, अपने बहू को जिताने का जिम्मेदारी अपना ही है नहीं? इसीलिए उतने दूर से मुख्यमंत्री होकर बहुत कुछ काम रहा भी, पूरा काम बाहर छोड़ के मैं इधर वर्ली आ गए कि वर्षा ताई को और आदित्य ठाकरे को जिताने के लिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर आप लोग जो 100 साल 150 साल पुराना बंगला होंगे, बहुत सारे लोगों को घर नहीं है, हर गरीब को घर देने का वादा आदित्य ने किया। मेरा बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों से, 25 साल से, 30 साल से आदित्य जब
साबिक वजीर महेश्वरम वोरुक ने असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी, एमएलए कोवा लक्ष्मी, साबिक एलंदू एमएलए हरी प्रिया नायक, साबिक परगी एमएलए कोपुल्ला महेश रेड्डी, साबिक विकाराबाद एमएलए मित्तुको आनंद ने कोडंगल लगाचिला वाक़े में गिरफ्तार होने वाले किसानों से परगी सब जेल में मुलाकात की। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने इस यकीन का इजहार किया कि घर घर जामा सर्वे आवाम के हालात में तब्दीली लाने और मिसाली हुक्मरानी फराहम करने के लिए मुफीद साबित होगा। इस तारीखी सर्वे से तेलंगाना के आवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सर्वे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 30% सर्वे पहले ही मुकम्मल हो चुका है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में 4,50,000 से जायद मकानात का सर्वे किया जाएगा। रियासत में 85,000 से ज्यादा शुमार कुनिंदगान सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी के साथ बंजोरा हिल्स NBT नगर में घर घर एक जामा सर्वे में हिस्सा लिया। उन्होंने इनक्लेव अपार्टमेंट में मोहम्मद नईम के खानदान की तफसीलात दर्ज की। उन्होंने कहा है कि शहरी भी सर्वे के बारे में मुस्बित हैं और कहीं भी कोई मसला नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर वो रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो औरंगाबाद ईस्ट में पैदल सफ़र के दौरान वहां मौजूद ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ फासला तय किया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 15 ta 17 नवंबर 2024 शहर हैदराबाद में कुल हिंद इज्तिमा अरकान का एहतमाम किया जा रहा है। ये से-रोज़ा इज्तिमा वादी हुदा ग्राउंड पहाड़ी शरीफ में होगा। इज्तिमा में तकरीबन 15,000 अरकान जमात और 1,000 से ज़ायद अफराद खाना की शिरकत मुतवक्किल है। मियारी नज़्म व नस्क और बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए 1500 से ज़्यादा रज़ाकारान पर मुश्तमिल टीम मुसलसल खिदमात पर मामूर रहेगी। नाजिम इज्तिमा अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद वतन अजीज़ में गुज़िश्ता 75 साल से ज़ायद अरसे से इलाही हिदायत की रोशनी में मुल्क व मिलत की तामीर व तरक्की और अदल व क़िस्त के क़याम की जदोजहद कर रही हैं। जमात अपनी तासीस के बाद से ही वाबस्तगान जमात और अवामुन्नास की तरबियत व जहन साजी के लिए वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ सतहों के इज्तिमात मुनक़्क़द करती रही हैं। जमात का आखिरी कुल हिंद इज्तिमा अरकान 2015 में मरहूम मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी रहमतुल्लाह अलैहि की क़यादत में हैदराबाद में मुनक़्क़द हुआ था। साल मुनक़्क़द होने वाला इज्तिमा अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी की ज़ेर सरपरस्ती होगा। प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए इज्तिमा के प्रोग्राम कन्वीनर और जमात के नायब अमीर S अमीनुल हसन साहिब ने फरमाया है कि इस इज्तिमा का मरकज़ी मौजू अदल व क़िस्त है। इज्तिमा में मुख्तलिफ इल्मी, फ़िक्री, नज़रियाती, नीज़ अखलाक़ी, रूहानी, तालीमी, समाजी और सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। मुल्क व मिलत की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अदल व क़िस्त के क़याम की जदोजहद के मतलूबा लाही अमल पर वाबस्तगान जमात की रहनुमाई की जाएगी। हमें क़वी उम्मीद है कि इस इज्तिमा से वाबस्तगान में तहरीकी मक़ासद से वाबस्तगी, हमीद, नीज़ क़याम, अदल के लिए मेहनत, जज्बे-ए-इसार, बाहमी मोहब्बत व एहतराम, फ़िक्री हम आहंगी और तहरीकी शऊर में खातिर ख़वा इजाफा होगा। इज्तिमा में इदरा के तहरीक शोकेस के उन्वान से एक मुनफरिद नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। ये नुमाइश वतन अजीज़ में दावत दीन, इस्लामी मुआशरे की तामीर और अदल व क़िस्त के क़याम की अज़ीमुश्शान जद्दोजहद से मुतालिक मुंतखब कामों पर मुश्तमिल होगी। जमात और जमात से वाबस्ता इदारों के ज़रिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ अनवा कामिया प्रोजेक्ट्स की इस नुमाइश के ज़रिए न सिर्फ ये कि शुरका इज्तिमा को हिम्मत व हौसला मिलेगा बल्कि अक़ामत दीन की जदोजहद की कई नई राहें खुलकर सामने आएंगी। इस मौके पर जमात के रज़ाकार और नुमाइंदे नुमाइश में आने वालों से गुफ्तगू व रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। बुनियादी तौर पर यह इज्तिमा जमात के अराकीन के लिए मुनक़्क़द किया जा रहा है, लेकिन इसमें गैर अराकीन और आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ मौजूद है। जमात के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने बताया है कि तिजारती नुमाइश, बिजनेस एक्सपो और इदराक तहरीक शोकेस तहरीकी कामों की नुमाइश 14 ta 18 नवंबर होगी, जिसमें आम लोगों को भी शिरकत की इजाज़त होगी। इसी तरह 16 नवंबर शाम 6:30 से एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा, जिसमें अराकीन जमात के साथ साथ कारकुनान, मुत्तफ़क़ीन व हमदर्दानी तहरीक के
को भी शिरकत की दावत दी गई है। इस इजलास में 15,000 अरकान के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक से तकरीबन 10,000 मजीद अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। इस मौके पर इज्तिमागाह से मुत्तसिल मुकाम पर रफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से बिजनेस एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। इस एक्सपो में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 200 तिजारती इदारे शामिल होंगे। ये तिजारती नुमाइश तिजार हजरात नीज़ तिजारत में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को मुल्क में मौजूद तिजारती मौक़ों को समझने, नीज़ तिजारती ताल्लुकात की हमवारी का एक ज़री मौका फराहम करेगा। हाँ, जमात इस्लामी हिंद के मेंबर्स का इज्तिमा यानी उनका कन्वेंशन हो रहा है। सिर्फ मेंबर्स इसमें आएंगे और 3 दिन तक उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, मॉरल ट्रेनिंग, इसमें स्कॉलर्स बात करेंगे, प्रोफेसर्स बात करेंगे, एजुकेशनिस्ट बात करेंगे और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में जो कुछ हालात हैं उससे रिलेट करके लोगों को बताया जाएगा कि वो इस मुल्क के लिए रहमत हैं, अदल क़िस्त के अलमबरदार बने, जस्टिस एंड फेयरनेस के लिए काम करें और जहाँ भी रहें वो एक अच्छे मॉडल बने। इस पर यह पहला सेशन होगा, ये 3 दिन तक चलता रहेगा। दूसरा वर्टिकल इसमें इज्तिमा में हमने ये किया है कि एक सेशन हम ऐसे निकालेंगे कि जो जिस मैदान में दिलचस्पी रखता है, जैसे उनका प्रोफेशन है, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके अलग अलग पैरेलल सेशन होंगे। उस मैदान में काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस मैदान में क्या चैलेंजेस हैं, क्या किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये 15 सेशंस पैरेलल सेशंस होंगे। नंबर 3 हमारा होगा वो ये है कि मेंबर्स मीट में हम एक सेशन ओपन करेंगे ताकि जो हमारे एसोसिएटेड लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमारे जो मुत्तफ़िक़ीन हैं वो भी आएंगे। वो तकरीबन 50,000 लोगों का इज्तिमा होगा सैटरडे 6:30 से 9:30 तक। उसमें हम इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करेंगे, नेशनल इश्यूज़ पर बात करेंगे, वीमेन इश्यूज़ पर बात करेंगे, स्टूडेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे और कंक्लूड करेंगे हमारे अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब। ये हमारा बहुत बड़ा सेशन होगा। ये तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट हमारा यहाँ इदराक शोकेस के नाम से होगा, जिसमें हम अपने कामों को एग्जिबिट करेंगे। जमात के लोग भी जो काम करते हैं और सोसाइटी में जो अच्छे काम है जिसे हम इत्तेफाक करते हैं उन सबको एग्जिबिट किया जाएगा। जैसे लीगल मैदान में हम काम करते हैं, एजुकेशन के मैदान में हम काम करते हैं और स्टूडेंट्स में हम काम करते हैं और कम्युनल हारमोनी के लिए हम काम करते हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हम चलाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उन सबको वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, एग्जिबिट किया जाएगा। वो पब्लिक के लिए भी ओपन होगा लेकिन उसके टाइमिंग अलग है। उन टाइमिंग को जान ले तो वहाँ पब्लिक भी वहाँ आ सकती है। और 5वां जो हमारा वर्टिकल है, 5वां जो एलिमेंट है वो रिफात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी ये है कि बिजनेस का एक फेयर होगा, एक एक्सपो होगा और उसे इनागुरेट करने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन जो एक्स क्रिकेटर हैं, कैप्टन थे, वो भी आएंगे और अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब के हाथों उसका इफ्तिताह 2:30 बजे होगा और उसमें मुख्तलिफ बिजनेसमैन हिंदुस्तान भर से आए हुए हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। B2B बेसिकली होगा, B2C का भी इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, लेकिन B2B मीट है, नेटवर्किंग करेंगे लोग, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ स्टॉल्स लगेंगे। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इस इज्तिमा के। इस सरजमीन पर इस्तकबाल है। ये इज्तिमा जिसमें जमात इस्लामी के वो अरकान जो इसके मुसलसल जद्दोजहद से वाबस्ता हैं, पूरे मुल्क के तमाम रियासतों से, स्टेट से आ रहे हैं और ये वो अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगियों को क़ुर्बान किया है। तो बड़े अल्लाह वाले लोग, मर्द और ख़वातीन इसमें आ रहे हैं। इस इज्तिमा में 10,000 से ज़ायद मर्द अरकान और 5,000 से ज़ायद ख़वातीन अरकान मौजूद रहेंगे और इनके इस यहाँ पर जो उन्वान पर बात होगी वो मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कैसे क़ायम किया जाए, अल्लाह के दीन के फ़रोग़ और दावत के लिए कैसे कैसे प्रोग्राम बनाए जाएं और मुल्क के हालात को सुधारने और बेहतर करने के लिए हमारे इक़दामात हैं उसको कैसे मौसर बनाए जाएं। इन सारे उन्वानात पर, इन सारे इश्यूज़ पर यहाँ गुफ्तगू होगी और फ़ैसला लिया जाएगा। उस पर उसका निफाज भी इंशाअल्लाह होगा। तो दीन के फ़रोग़ के लिए ये इज्तिमा मुस्तक़बिल में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
शहर हैदराबाद की मधुरा नगर पुलिस ने सिद्दीपेट के एसीपी रैंक के ओहदेदार के खिलाफ एसआर नगर में नशे की हालत में ड्राइविंग के दौरान पकड़े जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमिन के साथ बदसलूकी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ओहदेदार सुमन कुमार एक कार में सफर कर रहा था जिसको जयपाल रेड्डी चला रहा था, जो नशे की हालत में था। रेड्डी ने ट्रैफिक पुलिस वालों को हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में मसरूफ देखा और फौरी तौर पर ड्राइवर की सीट से छलांग लगा दी। उसने स्टीयरिंग व्हील किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दिया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसे देखा और गाड़ी रोक दिया। जब ट्रैफिक पुलिस ने जयपाल रेड्डी का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करवाना चाहा तो पुलिस ओहदेदार नीचे उतर गया और पुलिस मुलाजिमिन से बहस करने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को मुत्तले किया, जो मौके पर पहुंचकर एसीपी जयपाल रेड्डी और दीगर 2 अफराद को मधुरा नगर पुलिस स्टेशन ले गए। एसीपी और 3 दीगर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमिन की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपाल रेड्डी के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वी के रियासती सदर डॉक्टर जी श्रीनिवास ने हल्के कोड़ंगल के लगाचेरला किसानों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा किया है। उन्होंने कहा है कि हकीमपेट, पोलीपल्ली और लगाचेरला के किसान फार्मा कंपनियों के लिए सब्ज खेतों को तबाह करने पर अराजी के मुतालिबे पर गुज़िश्ता चंद बरसों से लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जालिमाना रवैये की वजह से लोग जिला कलेक्टर से रुजू हुए हैं। जी श्रीनिवास ने कहा है कि राहुल गांधी समाज इंसाफ की बात कर रहे थे, रेवंत रेड्डी इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या दलितों, कबायलियों और बीसी की जमीनों पर कब्जा करना समाजी इंसाफ है। गदर मुजस्समा कमेटी के सदर कोंडा नरसिंह राव ने कहा है कि पटन चेरू, मीरचल और कुतुबुल्लापुर जैसी जगहों पर फार्मा कंपनियों की वजह से आलूदगी की वजह से लोगों की जिंदगी पहले ही अजीरन बन चुकी है और अब उन्होंने सवाल किया है कि लगाचेरला में फार्मा कंपनियां कायम करने से कितने लोग मारे जाएंगे। भारत बचाओ कायदीन विंगल रेड्डी ने हुकूमत से फार्मा कंपनियों की तजवीज़ को वापस लेने का मुतालिबा किया। राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली में वाक़ मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आवाम की सेहत के हवाले से एक खुसूसी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, जो 14 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस मेडिकल कैंप का मकसद आवाम को सेहत के हवाले से मियारी और काबिल एतमाद खिदमात फराहम करना है। मीना हॉस्पिटल की जानिब से इस कैंप के दौरान मुतादिद खिदमात फराहम की जा रही हैं। मरीजों को तजुर्बेकार डॉक्टरों से बगैर किसी फीस के मशवरे फराहम किए जाएंगे। इस दौरान मुख्तलिफ तहकीकात, प्रोसीजर, सर्जरियां और इन पेशेंट्स बिलों पर 20% रियायत दी जाएगी, जबकि हॉस्पिटल के फार्मेसी से दस्तियाब अद्वियात पर 10% रियायत फराहम की जा रही है। मीना हॉस्पिटल में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन मौजूद हैं, जो इस कैंप में अपनी खिदमात फराहम करेंगे। ख़वातीन के मसाइल और हमल से मुतालिक तमाम ज़रूरी खिदमात मुहैया की जाएंगी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मेदे और जिगर के मसाइल के लिए माहिरीन की मौजूदगी यकीनी बनाई गई है। आँखों के मुख्तलिफ मसाइल के इलाज के लिए खुसूसी सहूलत फराहम की जा रही है। बच्चों की सेहत के लिए माहिर अतफाल की खिदमात दस्तियाब होंगी। अमराज क़ल्ब, दिल के अमराज के माहिरीन से मशवरे और इलाज की सहूलत दी जाएगी। पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों और सांस की बीमारियों के इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मीना हॉस्पिटल का अमराज निस्वां व जजगी का शोबा जदीद तिब्बी सहूलियात से लेस है। कैंप के दौरान इन शोबों में हामिला खवातीन के लिए जामे और खुसूसी तिब्बी खिदमात, नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चों की पैदाइश, ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, सी सेक्शन, पेचीदा हमल के मसाइल और इनके इलाज की मुकम्मल सहूलत, खवातीन के मखसूस अमराज के इलाज के लिए सर्जरियाँ, लिप्रोस्कोपिक OBG सर्जरी की सहूलत खिदमात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात मीना हॉस्पिटल, पिल्लर नंबर 254, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर पहुँच कर या इन फ़ोन नंबरात 04035262700, 04035262701, मोबाइल नंबर 917396084445 या 7396084446 पर हासिल कर सकते हैं। मीना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के आज़म का इजहार किया है। इस कैंप में एक सुनहरी मौका है कि आवाम अपनी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल के लिए माहिरीन की राय हासिल कर सकें। अवाम उन्नास से दरख्वास्त है कि वो इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने ख़ानदान की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। किसी भी किस्म की इवन आँखों के मुआयनों की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें जो है 20% रियायत दी जा रही है। 20% रियायत दी जा रही है, तो इस रियायत का भी जो है पेशेंट इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इवन फार्मेसी में भी जो है
10% का जो है मेडिसिन पे भी रियायत दी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी टोटल मेडिकल बिल्स होंगे, जो नॉन सर्जिकल केसेस रहते हैं, जो मेडिकल केसेस एडमिट होके डिस्चार्ज होते रहते हैं, उनकी मेडिकल बिल्स पे भी जो है 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एंडोस्कोपी की जो है जो सहूलियात यहाँ पे दस्तयाब हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते से उसका आगाज़ हो रहा है। तो जो भी पेशेंट्स को एंडोस्कोपी की, अपर जीआई एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, वो अपने हॉस्पिटल के रिसेप्शन से रुजू हों और अपॉइंटमेंट हासिल करके अपना एंडोस्कोपी करवाएं। इसमें भी जो है एंडोस्कोपी में भी जो है आपको 20% जो है रियायत दी जा रही है। एंडोस्कोपी के जो चार्जेस होंगे उसमें भी 20% रियायत दी जा रही है। तो बहरहाल जो है मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है कि इस कैंप को जो है मज़ीद 1 महीना और एक्सटेंड किया गया है, उससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। डॉक्टर सोहेबा शुक्र ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में आपको वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर सोहेबा शुक्र of Chief Obstetrician and Gynecologist, Laparoscopic Surgeon, मीना हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 अत्तापुर ब्रांच से। ये हमारा फ्री कैंप जो 10 सितंबर से 10 नवंबर तक फीमेल्स के लिए जो चल रहा था, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े औरतों तक, वो 10 को ख़त्म हुआ हमारा, मगर पब्लिक डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग गायनोकोलॉजी का, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजी का कैंप और दूसरे शोबों का भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी कैंप एक्सटेंड करे हैं 14 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक। हमारे पास अनबुक्ड केसेस भी हम लोग ले रहे हैं। कल ही एक पेशेंट देखिए, कोई 4th ग्रेविडा जो चौथा हमल था, उनका 3 नॉर्मल डिलीवरीज हुए थे, उनका एक बच्चा हार्ट डिजीज़ से फौत हो गया था। कल बिल्कुल उनकी डेट लास्ट कल आए, हम लोग उनको एडमिट करें और इंडक्शन स्टार्ट करे और उनकी शाम में रात में 8:30 को उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। उनके 3 डिलीवरीज भी नॉर्मली थे और उनका बेबी का वेट 3.9 kg, तकरीबन 4 किलो का वज़न था बच्चे का। तो ऐसे बच्चों में ये होता है कि शुगर लेवल्स एकदम कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो हम लोग डॉक्टर पृथ्वी के अंडर NICU में बेबी को एडमिट करे हैं। और उनका एक बेबी पहले से हार्ट डिजीज़ की वजह से चले गया था, उनका इंतकाल हो गया था, इसीलिए अब हम लोग हमारे पीडियाट्रिशियंस, न्यूनेटोलॉजिस्ट वो बेबी को 2D एको करके पूरा स्क्रीनिंग करके ये बेबी अच्छा है नहीं है पूरा करके इंशाल्लाह। तो ये डॉक्टर पृथ्वी की टीम, पूरी NICU की टीम बेबी को पूरा संभाले और हम लोग ICU में पेशेंट को रख के उनको फिट्स नहीं आए वैसा देख के उनको पूरा करे, क्योंकि BP बढ़ने से 72 आवर्स तक पेशेंट को फिट्स आने का डर होता है। और हमारे पास फिजिशियन हैं, हम लोग पूरी टीम है गायनोकोलॉजिस्ट की, हम लोग 5-6 गायनोकोलॉजिस्ट हैं, फिर पीडियाट्रिशियंस हैं, पूरा टीम वर्क है ये हमारा पूरा। और एनेस्थेसिस भी 24 आवर्स 24/7 रहते हैं। तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट का बेबी का हार्ट बीट अगर कम हो रहा तो हम 5-10 मिनट्स में पेशेंट को थिएटर में शिफ्ट करके 10 मिनट्स में उसके वो सेक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं, सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी टीम रहने से हम लोग क्रिटिकल से क्रिटिकल केयर भी हम लोग संभाल सक रहे हैं। जैसे पानी से भरे गड्ढे में ऑटो गिर पड़ा, जिसके नतीजे में जहां एक खातून की मौत हो गई, वहीं दीगर 3 जख्मी बताए गए हैं। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बंगारी गुड़ा की बास खवातीन जुमेरात को एक ऑटो में कपास लेने के लिए रवाना हुई। इस दौरान ऑटो डंपिंग यार्ड के पास मोरम के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिर पड़ा। इस हादसे में श्वेता नामी खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शहर हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में कल शब हालत नशा में कार चलाते हुए एक शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी, जिसमें ये 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यह वाकया मशहूर नीलोफर कैफे के करीब उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर, जो मुबैना तौर पर नशे की हालत में था, गाड़ी पर से तवाजुन खो बैठा और राहगीरों को टक्कर दे दी। इस हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बारिज़ां ट्रैफिक पुलिस ने कार को अपनी तहवील में ले लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamond.